तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मीरा अंद्रीवा ने। बिल्कुल नया नाम है हमारे सामने। तो टेनिस का जो सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, देखो वैसे टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं साल में, ठीक है। उसमें दूसरे नंबर का होता है ये फ्रेंच ओपन वाला, तो उसी की हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसमें वुमेन सिंगल की अगर पहले हम बात करते हैं तो इसको जीत लिया है मीरा एंड्रीवा ने। ये रशिया की टेनिस प्लेयर है और इन्होंने किनको हराया है? माजा च्वालिंस्का को हराया है। ये पोलैंड से बिलोंग करती है। मीरा एंड्रीवा का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है और फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल जीतने वाली ये सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई है, ठीक है। तो मीरा एंड्रीवा का नाम याद रखेंगे आप। वहीं मेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीत लिया। ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर है और यहाँ पे इन्होंने किनको हराया? फ्लेवियो कोबोली को हराया है। ये इटली के टेनिस प्लेयर है। मतलब इन चारों नामों में केवल ये एक ही नाम है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव का नाम हमने कई बार पढ़ लिया है। बाकी ये तीनों नाम हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, तो आपको ध्यान रखने होंगे। खासकर विजेता के नाम तो ध्यान रखो ही रखो, है ना। लेकिन कई बार एग्जाम में थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए ये भी पूछ लेता है उपविजेता कौन रहा, तो मैंने आपको सब बता दिया। और वैसे अलेक्जेंडर ज्वेरेव का भी ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और ये जो हम ग्रैंड स्लैम पढ़ रहे हैं ये है फ्रेंच ओपन। इसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, याद रखना। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। देखो साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, मैं चारों आपको बताता हूँ। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, अब होगा विंबलडन ओपन, फिर होगा लास्ट में यूएस ओपन। तो ऐसे याद रखो, पहला और जो आखिरी वाला है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये होता है हार्ड कोर्ट पे। और जो दूसरा वाला है फ्रेंच ओपन वो होता है क्ले कोर्ट पे। और तीसरा वाला जो विंबलडन है वो होता है ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। अभी ये हमने फ्रेंच ओपन पढ़ा, तो इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, वो भी एक बार रिवाइज कर लो। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमने देखा था जो मेन सिंगल था वो जीता था कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन से है। और वुमेन सिंगल जीता था एलिना रबाकिना ने, वो कजाकिस्तान की प्लेयर है, ठीक है। अब देखो ये 2-3 प्रश्न मैंने आपके सामने लगाए हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर आपको करना है। जो मैंने अभी सारी बातें आपको समझाई है स्टैटिक, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया था। और एक ये प्रश्न आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। और एक और प्रश्न है, ये प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। देखो प्रश्न क्या पूछा गया था? टेनिस टूर्नामेंट को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के काल क्रमबद्ध में सजा, यानी कि जो सबसे पहले शुरू हुआ उसको सबसे पहले रखो। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस। तो मतलब इसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना विंबलडन ओपन, फिर उसके बाद यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और सबसे नया कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये इसका पैटर्न हो गया। जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो सबसे पहले, जो सबसे बाद में शुरू हुआ वो सबसे बाद में रख दिया। इसको आप कैसे याद रखोगे? अल्फाबेट के थ्रू याद रख लो। अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, डी, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आता है? डब्ल्यू। तो देखो उसी तरह से ये अरेंज है। ए सबसे नया है, फिर उससे पुराना एफ आ गया, फिर उससे पुराना यू आ गया, और सबसे पुराना डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू सबसे बड़ा है। सबसे पुराना यानी कि सबसे, ऐसे याद रखो, जब इंसान पैदा होता है तो हम कहते हैं ना सबसे पुराना है ये, मतलब सबसे पहले पैदा हुआ, यानी कि उसका एज बहुत बड़ा होगा। तो उसी तरह से डब्ल्यू का जो एज है वो बड़ा होता है। रीजनिंग में आप पढ़ते हो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? 23 होती है। A1 होता है, F6 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 जून को। तो हर साल विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को ही हम मनाते हैं। मनाने का उद्देश्य है लोगों को महासागरों यानी कि समुद्रों के महत्व और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। पूछोगे इस बार की थीम क्या है? तो थीम है, हिंदी में पहले पढ़ते हैं, पुनर्कल्पना। हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। और इंग्लिश में बोलेंगे री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशन। संयुक्त राष्ट्र इस दिवस को मनाता है और उसके अनुसार ये इस बार इसकी थीम है। और इस दिवस को मनाने का जो विचार है, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, वहां पे इसका विचार रखा गया था। और फिर 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी, ठीक है। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस। आप पूछोगे जून में अभी तक कौन कौन से दिवस मना लिए हमने भाई साहब? तो ज्यादा नहीं है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ही ग्लोबल पेरेंट्स डे, फिर 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और अभी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में हमने मनाया, ठीक है। तो ये मात्र 4-5 दिवस है अभी तक, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य अभी किन्हें चुना गया है? तो 5 देशों को चुना गया है। आपको पता है वैसे भी हर साल 5 देशों को चुना जाता है। तो इस बार चुना गया ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना है। और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जो कि 2 साल के लिए रहता है, यानी कि 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। 5 चुने गए देश ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे। अच्छा, इनकी कैपिटल ध्यान में रखना, जैसे ऑस्ट्रिया की वियना होगी, किर्गिस्तान की बिश्केक होती है, पुर्तगाल की लिस्बन है,
त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पोर्ट ऑफ स्पेन है और जिम्बाब्वे की हरारे है। इनमें भी 5 देशों में अगर देखेंगे तो पहली बार किर्गिस्तान को इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और ये किन देशों की जगह लेंगे भाई, 5 नए देश आ रहे हैं तो 5 चले जाएंगे, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो ये कौन कौन से देशों की जगह लेंगे? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इनका कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अभी हाल ही में लेटेस्ट अगर बात करेंगे 2021-22 में भारत को चुना गया था। वैसे ये बड़ी बेकार बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ये अभी भी अस्थायी सदस्य है, जबकि इसको स्थायी होना चाहिए। तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन के जो 6 महत्वपूर्ण अंग है उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग इसको माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कुल 15 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया ये परमानेंट है, जिनके पास वीटो पावर होती है, मना करने की शक्ति जिसको कहते हैं। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। हर साल 5 नए मेंबर आते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, अभी भारत सदस्य नहीं है, 8 बार लेकिन अभी तक रह चुका है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये और देख लो, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका भी 80वां सत्र चल रहा है और इसके हेड है एनालेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी से है। अब आप भी के लिए यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा है कि इसका जो सितंबर से 81वां सत्र शुरू होगा उसमें इसके नए अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वो किस देश से हैं? वो तो बांग्लादेश से हैं, ये आपको पता है। नाम उनका बता दो। नाम उनका बहुत आसान है, जो वहां के अभी नए प्रधानमंत्री बने थे ना, उनका ही सरनेम है। मतलब रहमान तो आता है, अब आगे का एक शब्द बता दो आप, पूरा नाम क्या है। वैसे यूनाइटेड नेशन में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है पर्वतनेनी हरीश, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, ये खुद पुर्तगाल से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की मिसाइल है, यूं पूछ रहे हैं। तो हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। और भी डीआरडीओ और हमारी भारतीय वायुसेना ने मिलकर इस रुद्रम M2 रुद्रम बोलेंगे, रुद्रम 2 नाम की जो ये स्वदेशी मिसाइल है, स्वदेशी मतलब भारत में बनी है पूर्ण रूप से, तो हवा से सतह में मार करने वाली ये जो मिसाइल है इसका भी सफल परीक्षण किया इन्होंने। और ये परीक्षण इन्होंने किससे किया? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया। कहां पर? चांदीपुर उड़ीसा में, जो टेस्ट फायरिंग रेंज है वहां पर। तो रुद्रम 2 मिसाइल क्या है? हमने कहा यह हवा से जमीन पर वार करने वाली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। पूछोगे एंटी रेडिएशन मतलब क्या होता है? ये दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और संचार नेटवर्क से निकलने वाली रेडियो तरंगों को पकड़कर उन पर हमला कर, इससे दुश्मन की हवाई सुरक्षा कमजोर हो जाती है। तो इस मिसाइल को क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि युद्ध के दौरान सबसे पहले दुश्मन के रडार, उसका एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दें, ताकि हमारे जो लड़ाकू विमान है वो सुरक्षित रूप से आगे की कार्रवाई कर सके, वो आगे बढ़ सके, दुश्मन उनको पकड़ ना पाए। और इसी काम को सीड कहा जाता है, मतलब सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। जो दुश्मन का एयर डिफेंस है उसको दबा दो, उसको खत्म कर दो। तो इसको डीआरडीओ ने बनाया है स्वदेशी रूप से, हमने खुद ने बनाया। डीआरडीओ की जो एक प्रयोगशाला है हैदराबाद में, रिसर्च सेंटर इमारत, वहां पे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उद्देश्य यही है, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो दुश्मन के रडार और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ये नष्ट कर देगा। देखो डीआरडीओ की बात कर, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन अभी नए बन गए, राजेश कुमार सिंह इनका नाम है। वैसे ये भारत के रक्षा सचिव है और इनको अभी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया डीआरडीओ का, ये ध्यान में रखें, एडिशनल चार्ज। पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत कोठारी थे। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। कई जगह नॉलेज भी लिखा होता है, कई जगह साइंस भी लिखा होता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखना। बलस्य मूलम विज्ञानम हिंदी में आप इसको बोलोगे। डीआरडीओ से कुछ और बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न लेटेस्ट 2026 वाले में आपको रिवाइज कराता हूं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट का अभी पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। कहां पर परीक्षण हुआ था? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को बनाया है। ये खारे पानी को मीठे पानी में बदलेगी ये मशीन। और डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का भी परीक्षण किया था। उसके अलावा डीआरडीओ ने एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को लॉन्च किया, इसका नाम है विक्रम VT-21, टैंक जैसा ये वाहन है। डीआरडीओ ने भारत के आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को भी प्रज्ञा नाम का एक उपग्रह खुफिया प्रणाली सौंपा है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस सिस्टम। डीआरडीओ ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया था, अभी कहां पर? नई दिल्ली में। CBRN मतलब C मतलब केमिकल, B से बायोलॉजिकल, R से रेडियोलॉजिकल और N से न्यूक्लियर। डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से एक अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का भी परीक्षण किया था। इस मिसाइल में MIRV तकनीक लगी हुई है। MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, मतलब एक बार आप इसको फायर करोगे और कई जगह ये वॉर करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी।
तो समझो, अभी भारत सरकार ने बंदरगाहों यानी कि पोर्ट्स की कार्यक्षमता बढ़ाने और नाविकों के हितों की रक्षा के लिए एक नई रिपोर्ट जिसका नाम है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 को जारी किया है। अब यह है क्या? तो ये एक ऐसा इंडेक्स है, ये एक ऐसा सूचकांक है जो ये मापता है कि भारत के बंदरगाह कितनी तेजी और कुशलता से काम कर रहे हैं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने सागर आकलन के तहत विकसित किया है। किन आधारों पर इसका मूल्यांकन किया गया? तो बंदरगाहों का मूल्यांकन इन बातों के आधार पर किया जाता है कि जहाज कितनी जल्दी माल उतारकर वापस चले जाते हैं, जहाज के लिए बर्थ खाली रहने का समय कितना रहता है, कंटेनर बंदरगाह पर कितने समय तक रुकता है, एक दिन में कितना माल वो पोर्ट संभालता है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। तो ड्राई बल्क कार्गो की कैटेगरी में शुष्क थोक माल, यानी कि वहां पे कोयला आ रहा है, अनाज आ रहा है, मतलब ड्राई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उस मामले में टॉपर है पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। वहीं लिक्विड बल्क कार्गो में जहाँ पे तरल माल आ रहा है, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में जो माल आ रहा है, उस कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो उसमें प्रथम स्थान पर है गुजरात का सिक्का पोर्ट। और वहीं कंटेनर कार्गो की कैटेगरी में, कंटेनर माल यानी कि कंटेनर में आने जाने वाला सामान जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो उस मामले में पहले स्थान पर है मुद्रा पोर्ट जो गुजरात का। और हमारे प्रश्न में ये ड्राई बल्क कार्गो की कैटेगरी का पूछा गया था, तो पारादीप पोर्ट इसका सही उत्तर था। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे सरकार ने ये 3-4 डिजिटल सेवाएं भी शुरू की है, जिसमें से 2 काम की है, ध्यान रखना। ई समुद्र ऑनलाइन जहाज पंजीकरण होगा इससे। ई नाविक पोर्टल से बात करें तो नाविकों की 24/7 शिकायतों का निवारण किया जाएगा, ई समुद्र और ई नाविक। बाकी एक है डिजिटल मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल, मेडिकल सेवाओं का डिजिटलीकरण होगा। और शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट पोर्टल, जहाज पुनर्चक्रण से संबंधित डिजिटल पोर्टल। ठीक है, वैसे 4 किए हैं, लेकिन काम के जो रहेंगे वो 2 आप ध्यान में रखना। ई समुद्र और ई नाविक। ई समुद्र है ऑनलाइन जहाजों के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और ई नाविक है नाविकों की शिकायतों का निवारण करने। अब देखो, ये पोर्ट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो न्यूज में रहे। जैसे वदावन पोर्ट महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, महाराष्ट्र के पालघर जिले में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था पीएम मोदी ने। चाबहार पोर्ट ईरान में है, और यहीं पे जो एक शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है, भारत ने उसको 10 सालों पे लीज में लिया। सितवे पोर्ट म्यांमार में है। ये चाबहार पोर्ट को निर्माण भारत ने किया था, है ना। और सितवे पोर्ट म्यांमार में है। कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया, हाइफा पोर्ट इजराइल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में शुरू हुई थी। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, इसको चाइना ने बनाया। विजिंगम पोर्ट केरल में मिलेगा। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, कुछ और प्रश्न भी मैं आपको कराऊं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। एक तो याद रखना, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर शुरू हुआ? गुजरात के कांडला में, जो दीनदयाल पोर्ट है वहीं पर। और ये देश का पहला ऐसा प्लांट भी है जो किसी बंदरगाह के परिसर में तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहां पर किया? मुंबई में। उसके अलावा डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट यह है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु में है। और इसी से एक और प्रश्न बन जाएगा, भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन सा बन गया? नाम यही है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम में एक स्टूडेंट ने बताया, उनके ये प्रश्न आया था, ये पोर्ट का नाम ही पूछ लिया था, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु में, याद रख। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसको भारत ने जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 की। अभी इसका ये 6ठा एडिशन हुआ था, 29 मई से शुरू हुआ था, अभी 6 जून को समाप्त हो गया। अच्छा, हुआ कहां पे था? जापान में, जापान के काकामिगहारा में। इसमें अगर पुरुष टीमों की हम बात करते हैं, पुरुष टीम का ही प्रश्न था हमारा, तो इसको जीत लिया भारत ने। भारत ने इसको तीसरी बार जीता, मतलब 6 एडिशन में से 3 बार तो भारत ही जीत चुका है। और भारतीय टीम के यहाँ पे कप्तान रहे केतन कुशवाहा। यहाँ पे भारत ने फाइनल में हराया है जापान को। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे आशीष तानीपूर्ति। और बेस्ट गोलकीपर का खिताब किसने जीता है? आयुष रजक ने। इनको बेस्ट गोलकीपर चुना गया। देखो, आप यहाँ पे पूरी मेडल टैली देख सकते हो, अंडर 18 हॉकी एशिया कप पुरुषों की। तो अभी तक 6 एडिशन हो चुके हैं। अभी जो हम ये 6ठा एडिशन पढ़ रहे हैं 2026 वाला, ये जापान में हुआ। भारत ने इसको जीत लिया और रनर अप है जापान। भारत अभी तक 3 बार जीत चुका है। ठीक है, तो पहला वाला जो एडिशन हुआ था 2001 में, उसको भी भारत ने जीता था। फिर 2016 में जो हुआ था इसका 4था एडिशन, उसको भी भारत ने जीता था, वो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, और एक अभी जापान वाला हमने जीत लिया। बाकी महिला टीम की अगर हम बात कर लें, जो वुमेन्स वाला है, तो इसमें हमारी जो भारतीय महिला टीम है अंडर 18 टीम, उसने यहाँ पे ब्रोंज जीता है साउथ कोरिया को हरा करके। तो इसमें टॉपर कौन रहा? वो भी मेडल टैली मैंने आपके सामने लगा दी है। देखो, जापान में हुआ ये, चाइना ने जीत लिया, दूसरे स्थान पर रहा जापान, भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो महिलाओं में अगर आप देखोगे, ये महिलाओं का भी 6ठा ही संस्करण है। और जो पहला एडिशन था वो महिलाओं ने जीता था। और उसके बाद आप देखोगे तो ब्रोंज भी यहाँ पे हमारी महिला टीम 3 बार जीत। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने है, आराम से आप देख सकते हो। हॉकी की बात चल रही है ना,
तो आपको याद है भारतीय महिला हॉकी टीम के भी नए कोच बने थे, सोजर्ड मारिजने नाम है, नीदरलैंड से। वैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और अभी आपको याद होगा मार्च के महीने में ही हॉकी इंडिया का जो 8वां वार्षिक पुरस्कार समारोह हुआ था, उसमें पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था हार्दिक सिंह को, और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था नवनीत कौर को। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना होती है 1924 में। लुज़ेन स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। आपको बता दूं 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। और हॉकी इंडिया स्थापना होती है 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय पूछोगे तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। बाकी ये सब कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे अजलान शाह कप, आगा खा कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, पैटर्न कप, इंदिरा कप, इन सबका संबंध है हॉकी से। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अभी 1 साल के लिए बैन लगा दिया है पूरी तरह से? तो आंसर होगा नागालैंड ने। तो अभी नागालैंड सरकार ने 1 साल के लिए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन से बना जो भी खाद्य उत्पाद है उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल है ही सही। इनसे कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। बच्चों और युवाओं में इनकी बढ़ती आदतों को रोकने के लिए ये जरूरी है कि इसको रोका जाए, और ऐसे तो रुकने वाला नहीं है, तो इन्होंने इसके उत्पादन पे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, पैकेजिंग पे, हर तरह से इस पर बैन लगा दिया है। अब नागालैंड ने लगाया, तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा हो गई, गवर्नर है नंद किशोर यादव, और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल गयाल है, मिथुन। स्टेट बर्ड है ब्लिथ ट्रोगोपेन, और एंटंगी नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा। आपको बता दूं आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य ये बना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य भी है ये। उसके अलावा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल यहाँ पर शुरू हुई थी। भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया था? तो भी आंसर होगा नागालैंड। और पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव भी मनाया गया था नागालैंड में। पहला सोयाबीन महोत्सव मनाया गया नागालैंड में। और आओलेंग मोन्यू त्योहार ये भी मनाया गया था नागालैंड में। ठीक है, तो ये सब बातें नागालैंड से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में जेपी दास का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो आंसर होगा उड़िया भाषा के। तो पूरा नाम है जगन्नाथ प्रसाद दास। उड़िया भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, लेखक और कला इतिहासकार थे। और अभी 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 1936 में पूरी उड़ीसा में, और 1958 में वो IAS बने। उसके बाद 1965-66 में जब भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय कालाहांडी के कलेक्टर रहे और राहत कार्यों का नेतृत्व किया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में बात करें, प्रथम पुरुष, आहनिका, देश कला पत्र, और आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों में कुछ अवार्ड्स इनको मिले। 2006 में सरस्वती सम्मान मिला, और 1990 में जो इनकी ये रचना है आहनिका, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए उनको चुना गया था, पर उन्होंने उस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया। और वैसे उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका जब निधन हो जाए ना, तो उनका जो शरीर है वो चिकित्सा, शिक्षा और शोध के काम आए। तो उनके निधन के बाद एम्स भुवनेश्वर को उनका शरीर दान कर दिया गया। तो नाम था जेपी दास, जगन्नाथ प्रसाद दास। अब निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का हाल ही में निधन हुआ, मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे अभी भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता, मुंबई से थी। और विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, अभी 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह अवार्ड पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार बने। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, इनका निधन हो गया। और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश में अभी जो बने वो इन्हीं के बेटे हैं। पर्यावरणविद थे माधव गौडगिल, इनका निधन हो गया, महाराष्ट्र से। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्केट अली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में जाना जाता था। उसके अलावा पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। और डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता था। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे जिम विटेकर, उनका निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हो गया। पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के 2001 में मिला। बाकी और भी अवार्ड्स देखना एक बार इनसे। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, उन्हें लद्दाख का शेर कहा जाता था। लिलीदास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, निधन हो गया। टेड टर्नर जिन्होंने दुनिया का पहला 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक न्यूज चैनल शुरू किया था CNN नाम से, लेकिन उनका भी निधन हो गया, टेड टर्नर का। राजा रणधीर सिंह शूटर थे, उन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीता, ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय निशानेबाज थे। सुमन कल्याणपुर हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थी, 2023 में पद्म भूषण मिला। और सुभाष सी कश्यप भारत के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव रहे थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। वैसे वर्तमान में हमारे लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह उनका नाम है। ठीक है,
तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस साल के व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में स्वर्ण पुरस्कार किस बैंक को मिला है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर बैंक को। तो जम्मू कश्मीर बैंक को फिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में गोल्ड अवार्ड दिया गया। अच्छा, बैंक को ये अवार्ड क्यों मिला? तो जम्मू कश्मीर बैंक ने एक आधुनिक डेटा इनसाइट और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया है जो ग्राहकों और बैंकिंग कार्यों से जुड़े डेटा का विश्लेषण करता है। इससे बैंक को ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर समझने में मदद मिलती है, जल्दी और सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जोखिम और ऋण प्रबंधन बेहतर होता है, ग्राहकों को अधिक व्यक्तिगत सेवाएं मिलती है, बैंक का काम अधिक तेज और प्रभावी बनता है। और ये पुरस्कार कहां पर मिला? तो ये पुरस्कार, ये सम्मान इन्फोसिस फिनेकल द्वारा मुंबई में आयोजित फिनेकल इंडिया कनेक्ट 2026 कार्यक्रम में दिया गया। जम्मू कश्मीर बैंक की बात कर लें, स्थापना होती है 1938 में, मुख्यालय जम्मू कश्मीर में है, टैगलाइन होती है सर्विंग टू एम्पावर, और वर्तमान में एमडी सीईओ हैं अमितावा चटर्जी, या अमिताभ चटर्जी आप बोल दो, ठीक है। फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड दिया गया जम्मू कश्मीर बैंक। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, और इतने ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखो, जब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको करा देता हूँ, फालतू में जबरदस्ती कि आज मुझे 10 ही क्वेश्चन लेने हैं, क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, फिर भी कुछ भी उठा करके डाल दिया या पुराने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया और वीडियो थोड़ा और लेंदी कर दिया, तो ऐसा करना मुझे आता नहीं है, मुझसे होता भी नहीं है। बहुत सारे चैनल ऐसा करते होंगे, मेरे से नहीं होता, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट होता है, कभी 9 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, 8 तो मैंने कभी डाले नहीं है, लेकिन कभी कभी 9 क्वेश्चन भी मैं आपके डाल देता हूँ अगर नहीं मिलते हैं ढंग के क्वेश्चन। तो आपका टाइम खाने से और फॉर्मेलिटी करने से कोई मतलब वाली बात नहीं है ना। बाकी कमेंट करके फिर भी जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज ऐसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार यार शेयर जरूर कर देना वीडियो को। अभी तक आपने तो कल पहला प्रश्न पूछा था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 7 जून को मनाया गया। फिर आपसे पूछा भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा सुरहाताल बोल दो या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बोल दो, उत्तर प्रदेश की है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। अभी महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा जैस्मिन लंबोरिया इनका नाम है, ठीक है। और नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं आर प्रज्ञान आनंद। फिर पूछा था कि भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आशुतोष दीक्षित को। फिर पूछा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है? तो आंसर होगा दूसरा। और सुभाष सी कश्यप का निधन हो गया, उन्हें किस पद पर कार्य किया था? उन्होंने लोकसभा महासचिव रहे थे वो। उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय को भारत में ब्रांच खोलने की अभी अनुमति दे दी है? ये यूके का है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, कहां पर? बंगलुरु में। और आखिरी प्रश्न था जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र नाम से एक योजना भी लॉन्च की है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंसर होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक बुक है, हाल ही में लॉन्च ये बुक, जिसका नाम है द सेकंड ऑर्बिट। इसको किसने लिखा है, लेखक कौन है? तो आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। आप जानते हो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, और उनका ही ये एक संस्मरण है, मेमोयर है, जिसका नाम है द सेकंड ऑर्बिट। मेमोयर का मतलब क्या होता है, संस्मरण का मतलब क्या होता है? इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा। मतलब ये बुक उनके अंतरिक्ष यात्री बनने से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक की प्रेरणादायक और वास्तविक कहानी बताती है, और युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी। इनके बारे में आप जानते हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने थे शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और फिर अभी हमने पढ़ा था इसी साल 26 जनवरी 2026 को देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, जिसे कहते हैं अशोक चक्र, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इनकी ये बुक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आने वाले एग्जाम्स के। वैसे 2026 में और जो भी बुक्स एंड ऑथर वाले प्रश्न है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक बुक हमने पढ़ी थी हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा। अटल जी के ऊपर बुक आई थी अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट्स, विजय गोयल ने लिखा। द सेज बुर री इमेजिन हिंदुइज्म को लिखा डॉक्टर शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को लिखा धीरज काकड़िया ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल को नवीन कुंडू ने। आकाश ये पुस्तक है, इसको लिखा जी चंद्रमौली ने। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को कैलाश सत्यार्थी ने, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई। टाइड्स ऑफ टाइम को सुधा मूर्ति ने। सब पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री। वी द पीपल ऑफ इंडिया टी.एम. कृष्णा। अ रोड वेल ट्रेवल को आर.के. राघवन ने लिखा। उसके अलावा द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड को मनोज मुकुंद नरवणे जी ने ही लिखा है।
और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हमारे पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने, द बेंच, द बार, द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल को तुषार मेहता ने लिखा, जो कि हमारे सॉलिसिटर जनरल है। अपनापन, इस बुक को लिखा हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने लिखा। बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया को PP सत्यन ने लिखा है। ये बुक किन के ऊपर लिखी गई है? PN पणिकर के ऊपर लिखी गई है। और याद रखना, इन्हीं को लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक उपन्यास नॉवेल आया था बाजार, इसको लिखा निरंजन देव शर्मा ने। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम को लिखा के अरुमुगम ने। व्हेन ऑडिट मैटर्स को लिखा विनोद रॉय ने। और एक और ये याद रखना बुक है ताइवान ट्रेवलॉग, क्योंकि इसने अभी 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। इसको लिखा तो है ताइवानी लेखक यांग शुआंगजी ने, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था लिन किंग ने। ठीक है, तो इस साल की सारी बुक्स मैंने आपको रिवाइज करा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये अभी तक बच रहा था, क्योंकि वहां पे दीदी की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार आ गई है, तो उन्होंने मतलब बीजेपी सरकार अब जो भी योजना यहाँ पे लागू नहीं हो रही थी ना, जो भी काम नहीं हो रहे थे, वो सब चीजें यहाँ पे होने लगेंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है। देखो, आप पूछोगे 36वां तो राज्य है ही नहीं। ठीक है, तो हम जो कहते हैं भाई 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो सबको मिलाकर के जो अंतिम जो राज्य बचा है, ठीक है, तो उसमें यूटी भी जुड़ गए, स्टेट्स भी जुड़ गए, तो उनको जोड़ करके बोल रहे 36वां। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हम बात कर लें। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। मोदी जी ने ही इसको लॉन्च किया था झारखंड के रांची से। इसमें क्या होता है, जो भी पात्र परिवार होते हैं उनको हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, सहायता दी जाती है 5 लाख रुपए की। और इस तरह से ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। एक पॉइंट और याद रखना, इसमें 70+ आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलता है, चाहे वो आर्थिक रूप से सक्षम हो या न हो। ठीक है, सबको मिलेगा जिनकी एज 70+ है। और इसे भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा चलाया जाता है। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल ले चलूंगा, लेकिन योजनाओं की कुछ हम बात कर लेते हैं। एक योजना आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये कब लॉन्च हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 में। NPS वात्सल्य योजना, ये सब योजनाएं किसी न किसी कारण से न्यूज में रही थी, तो एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। NPS वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय ने इसको शुरू किया था 18 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री E-ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी बात आज हमने करी 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से। आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025। राष्ट्रीय सहकारिता नीति ये आई है जुलाई 2025 में, और इसने किस नीति को रिप्लेस किया था? 2002 की जो पुरानी नीति थी, उस नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2005। और एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू। ठीक है, तो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं ध्यान में रखना। बाकी पश्चिम बंगाल की हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रश्न में, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल कोलकाता हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन गए बीजेपी से। गवर्नर कौन है? RN रवि है। कुछ और प्रश्न भी देख लें, करंट अफेयर्स रिवाइज करा रहा हूँ। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये शुरू हुई है असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। हमारे जो पूर्व रेल मंत्री थे मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। 2026 में कोलकाता में साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप होने वाली है। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई है, मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। अभी जो सरस्वती सम्मान 2025 मिला था ना, किसे? राम कुमार मुखोपाध्याय को। ये बांग्ला लेखक है, और इन्हें इनकी कृति हरा पार्वती कथा, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है, उसी के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान मिला। उसके अलावा यहाँ पे अभी पोइला बैशाख उत्सव मनाया गया था, और स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 नाम से एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया कि सबसे ज्यादा चमगादड़ों की प्रजाति आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगी। और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल नामक कंपनी ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। ये एनोड मटेरियल क्या है भैया? ये बैटरी का ही एक जरूरी पार्ट होता है। इसी से आपकी बैटरी चार्ज होती है और पावर को स्टोर करती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और अभी 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर अरुण्याक घोष बने थे, कोलकाता से हैं।
अभी यहाँ पे अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू हुई, इसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। और अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर बने थे, रथेंद्र बोस इनका नाम है। और अभी आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कोलकाता में स्वच्छ नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से इसी साल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। तो भारतीय मूल के हृदय सर्जन है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, और इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि अभी हासिल कर ली है। उन्होंने भारत में बने सर्जिकल रोबोट की मदद से दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक हार्ट सर्जरी की है, जिसे टेली सर्जरी बोलते हैं। आप टेली सर्जरी मतलब ये होता है सर्जरी आप कर रहे हो, और टेली मतलब दूर से, जैसे टेलीफोन होता है ना, दूर से बातचीत करते हो। टेलीमेडिसिन होता है, फोन पे आपको चिकित्सा सलाह मिल जाती है। तो टेली का मतलब ये होता है दूर से। तो यहाँ पे डॉक्टर और मरीज बहुत दूर दूर है, और डॉक्टर एक जगह बैठ करके रोबोट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा सर्जरी कर रहा है दूर बैठे मरीज का। तो डॉक्टर कहाँ पे बैठे हुए थे? खुद भारत के इंदौर में मौजूद थे, और जो मरीज था वो गयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन के एक अस्पताल में था। और यहाँ पे डॉक्टर ने इंटरनेट और रोबोटिक जो भी तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसकी सहायता से हजारों किलोमीटर दूर बैठे उस मरीज की सर्जरी कर डाली। सर्जरी बिल्कुल सफल हुई। 4.5 घंटे तक, 4 घंटे 50 मिनट तक, लगभग 5 घंटे ये पूरी सर्जरी चली। और उन्होंने यहाँ पे इंटरनेट और SSI मंत्रा नाम का एक भारतीय रोबोटिक सिस्टम है, उसकी मदद से मरीज के दिल की बाईपास सर्जरी की थी। टेली सर्जरी क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। इसमें जो सर्जन होता है वो मरीज के पास मौजूद नहीं होता, वो किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में बैठकर रोबोट के जरिए सर्जरी करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो उन्होंने सर्जरी की, ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक टेली सर्जरी का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे सब बातें ध्यान में रखना। बाकी गुयाना में आपको ले चलता हूँ, क्योंकि मरीज तो गुयाना में था। ये रहा मैप में गुयाना, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है ये। कैपिटल जॉर्ज टाउन होती है, करेंसी है गुयानीज डॉलर, प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली, प्राइम मिनिस्टर है मार्क फिलिप। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूके। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर अभी ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी नाम की एक नई पहल शुरू की है, और इसका उद्देश्य है दुनिया में मिलने वाले महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और आपूर्ति पर नजर रखना। अच्छा, महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं? ये ऐसे खनिज, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आधुनिक तकनीक और उद्योगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट है वो। और इनका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज बनाने में, सोलर पैनल्स बनाने में, विंड एनर्जी में, मोबाइल कंप्यूटर और जितनी भी उन्नत तकनीकें होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है, इन महत्वपूर्ण खनिजों का, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। तो ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, ये पहल अभी इन्होंने शुरू की। इसमें होगा क्या? तो आप कहोगे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जानकारी जुटाकर ये बताएगा कि किस खनिज की आपूर्ति में कमी आ सकती है, कौन से देशों पर ज्यादा निर्भरता रहेगी, भविष्य में कौन से खनिजों की मांग बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला चेन सप्लाई में क्या जोखिम है, नए अवसर कहां पर उपलब्ध होंगे, ये सारी जानकारी इससे संबंधित ये हमें देता रहेगा। ठीक है, तो भारत ने किसके साथ? यूके के साथ मिलकर के इस ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी नाम से एक नई पहल को शुरू किया है। क्या उद्देश्य है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो यूके के साथ मिलकर उसको शुरू किया। तो ये रहा मैप में यूके। यूनाइटेड किंगडम, आप अगर यहाँ मैप में देखोगे ना, तो यूनाइटेड किंगडम में आप देखोगे टोटल 4 देश आते हैं। यहाँ देखो, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। जबकि ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो 3 देश आते हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो कैपिटल लंदन हो गई, ये करेंसी पौंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री किर स्टारमर। अब आओ यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स हम रिवाइज करते हैं। सुदर्शन पटनायक याद है आपको? उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं भारत के। अभी इनको फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय बने थे, इंग्लैंड में दिया गया था। 2035 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसको यूके होस्ट करेगा। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला एक प्रोजेक्ट सिक्योर, ये शुरू किया था इंग्लैंड ने ही। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर बैन लगा दिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा इन्होंने। और भारत यूके विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड, समुद्र में पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया,
जो कि गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर बिजली पैदा करे। जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूके का जो पहला देश बना है स्कॉटलैंड। और असम का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट कार्बी आंगलोंग अदरक को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट किया गया, वो भी कहा, लंदन में। ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हेरिडेटरी पियर्स वंशानुगत लॉर्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उसके अलावा अभी भारतीय अभिनेत्री हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इनको महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में दिया गया। बाकी अभी ब्रिटेन में भारत के जो अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने उनका नाम है पेरिया स्वामी कुमारन। भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं बोधना शिवानंदन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिडे की नवीनतम रेटिंग सूची में इंग्लैंड की शीर्ष महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये इंग्लैंड की टॉप महिला खिलाड़ी बन गई। और यूके ने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों के लिए तंबाकू की खरीद पर आजीवन बैन लगा दिया। ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी जे संतोष कुमार को। और शिक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बंगलुरु में अपना कैंपस खोलने की भी अनुमति दे दी है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो आंसर इसका होगा भारत ने। SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी 25 मई से लेके ये 6 जून तक हुआ था। इसका ये 8वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? गोवा में हुआ था। गोवा में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर। और भारत ने इसको जीत लिया है। भारत ने यहाँ पे हराया है बांग्लादेश को। बाकी इसमें जो बेस्ट प्लेयर का खिताब जीता है सानफिडा नॉनग्रुम ने, भारत की प्लेयर है। बेस्ट गोलकीपर का खिताब जीता है पेंथोई चानू ने, ये भी भारत से हैं। और यहाँ पे फेयर प्ले अवार्ड दिया गया नेपाल को। आप ये पूरा मेडल टैली देख सकते हो। मेडल टैली नहीं है एक्चुअली में, ये जब से शुरुआत से लेके अभी तक जो हुआ हर साल का है। जैसे इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ था बांग्लादेश में, उसको भारत ने जीता था, नेपाल को हराया था। आप देखोगे 8वां संस्करण हुआ अभी। 8 में से आप देख सकते हो 6 बार तो भारत ने ही जीता है भैया इसको, लगातार शुरुआत से लेके लगातार 2019 तक, यानी कि लगातार 5 एडिशन तो भारत ने जीते। फिर उसके बाद 2 बार बांग्लादेश ने इसको जीता और अब फिर से भारत ने इसको जीत लिया। और 2 बार भारत इसको होस्ट कर चुका है, एक तो चौथा एडिशन 2016 वाला और एक ये 8वां एडिशन 2026 वाला। भारत ने होस्ट किया, भारत ने जीत लिया। और इस बार उप विजेता कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, फुटबॉल की बात चल रही है। फुटबॉल को वर्ल्ड वाइड होस्ट करने वाली या रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, रेगुलेट करने वाली बॉडी फीफा होती है। तो इसकी स्थापना होती 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटो। और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सबको जीता। इन सबका संबंध है फुटबॉल से। एक ये भी ध्यान रखना कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो अभी होंगे, अगले साल होंगे 2027 में, 10वां एडिशन होगा, ब्राजील होस्ट करेगा। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये इसी साल होंगे 2026 में, 23वां संस्करण होगा, 3 देशों में होंगे, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किमी एंटोनेली। तो किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को भी जीत लिया है। वे इटली के फार्मूला 1 ड्राइवर है और मर्सिडीज कार को चलाते हैं, मतलब मर्सिडीज टीम के लिए रेस कर। और आप देखोगे इस सीजन की ये लगातार उनकी 5वीं जीत। आपको पूरा मैं बताता हूँ इस साल कौन कौन सी जो फार्मूला 1 रेसेस हुई है वो कहाँ कहाँ पर हुई। देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री हुई थी, हम कवर कर चुके हैं उसे। जॉर्ज रसेल ने उसको जीता था, वो मर्सिडीज के ही ड्राइवर थे। उसके बाद चाइनीज हुई, जापानी फार्मूला 1 हुई, बहरीन फार्मूला 1 और सऊदी अरब फार्मूला 1 को कैंसिल कर दिया गया। मियामी फार्मूला 1 रेस हुई, कैनेडियन हुई और अभी मोनाको। ठीक है, तो ये कैंसिल वाली को अगर हम हटा देंगे तो लगातार दूसरे नंबर से लेके अभी तक की जो हुई है मोनाको वाली तक, उस सबको इन्होंने ही जीता है, एंटोनेली ने। ये हमने कहा इटली के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और मर्सिडीज के लिए ड्राइव कर। तो याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं रही होगी, सब आसान है, बस 2 ही नाम याद रखने। ऑस्ट्रेलियन वाला जो है फार्मूला 1 जो रेस है उसको जॉर्ज रसेल ने जीता, वो भी मर्सिडीज के, और बाकी ये एंटोनेली का नाम। अगला प्रश्न देखिए।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2026 कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो आंसर हो जाएगा 8 जून को। तो हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये हम 8 जून को ही मनाते हैं। इस वर्ष इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2000 में हो गई थी। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? अ क्लोजर लुक, गहन विश्लेषण। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को मस्तिष्क में होने वाले ट्यूमर के बारे में जागरूक करना, इसके लक्षणों की जानकारी देना ताकि बीमारी का समय पर पता चल सके और समय पर आप सही से इलाज शुरू कर सके। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? तो मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं की जो गांठ होती है उसी को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अच्छा, ब्रेन से एक और दिवस आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ब्रेन डे। वो 22 जुलाई को होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो पार्ट है उसको कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, तो ये हमने देखा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को। जून में और कौन कौन से दिवस हम बना चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को डे, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, और अब ये ब्रेन ट्यूमर डे ये भी हम 8 जून को मना रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक ये जून में इतने से दिवस हैं, बड़े आसानी से आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं मावेन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने अभी हाल ही में समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा मंगल ग्रह। ऐसे याद रखो, म से मावेन, म से मंगल। तो क्या था ये मावेन मिशन? तो इसका फुल फॉर्म पहले तो देखो, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। ये नासा का ही एक अंतरिक्ष यान था मावेन, और इसे मंगल ग्रह के वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। कब लॉन्च किया था इसे? ये नवंबर 2013 में इसको लॉन्च किया था, और ये सितंबर 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, और तब से वहां पे ये काम कर रहा था। और काम क्या था? मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर का स्टडी करना, ये इसका काम था। लेकिन अभी हुआ क्या? अभी ये 6 दिसंबर 2025 की बात है, जब मावेन मंगल ग्रह का मावेन मंगल ग्रह के पीछे गया, मतलब उसका जब चक्कर लगा रहा था, और जब चक्कर लगा करके जब ये पीछे की साइड में गया, जैसा कि हर चक्कर में होता है, आगे आता है फिर पीछे आता है, लेकिन जब उसे दोबारा दिखाई देना था, मतलब पीछे से आगे आना था, तब से नासा को उससे कोई भी सिग्नल नहीं मिला। और दिसंबर से लेके अभी तक कई महीने हो गए, वैज्ञानिक उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो अभी फाइनली जून में जाकर नासा ने घोषणा कर दी कि भैया अंतरिक्ष यान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अब हम उस मिशन को समाप्त करते हैं। बल्कि वो अभी वर्किंग में है, अभी मंगल ग्रह के वो चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं है गिर गया है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन उससे डेटा को आदान प्रदान नहीं कर पा रहे, तो फिर वो किस काम का है? ठीक है, हमें उससे डेटा मिल ही नहीं पा रहा है, तो कितना ही चक्कर लगाता रहे, इन्होंने तो कह दिया भैया 150 साल तक चक्कर लगाता रहेगा, वो लगाता रहे भले ही, लेकिन हमें वो डेटा नहीं दे पा रहा, तो हमारे किस? तो इन्होंने कहा कि भैया वो मिशन अब समाप्त हो। अच्छा, ये संपर्क टूटा क्यों? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष यान अचानक से बहुत तेज घूमने लगा था, और तेज घूमने के कारण उसकी बैटरियां जल्दी खत्म हो गई, और बैटरी खत्म होने से जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बंद हो गया। इसलिए अब वे पृथ्वी पर कोई भी संदेश, कोई भी डेटा नहीं भेज। और ये मावेन इतने समय तक रहा, 2013 में लॉन्च किया था, 2014 में वहां पहुंचा, और अब तक ये काम कर रहा था। इन वर्षों में इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत को दी है, पृथ्वी पर भेजी है नासा को। तो इसने क्या पता लगाया भैया? कुछ एक पॉइंट्स में आपको बता दूं। तो इसने पता लगाया कि सूर्य से आने वाले कण मंगल के वातावरण को धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ा रहे हैं, मतलब उसके वातावरण को खत्म कर रहे हैं। और इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली है कि कभी पानी और घना वातावरण रखने वाला मंगल आज सूखा और ठंडा ग्रह क्यों बन गया है। मंगल पर विभिन्न प्रकार के ऑरेरा यानी कि नदन लाइट्स जैसा प्रकाश जो आकाश में होता है ना, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर, उस तरह के लाइट्स वहां पे खोजे गए। सौर हवाओं, सोलर विंड्स और मंगल के वातावरण के बीच होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर किया। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण स्टडीज इसने की और अपना डेटा नासा को भेजा, लेकिन अब ये डेटा नहीं भेज पाएगा, अब ये समाप्त हो चुका। ये घोषणा कर दी है नासा ने। नासा की बात करें, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी इसरो होती है, फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। मोटो क्या होता है? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। चीफ अभी नए बन गए, जारेड इसाकमैन इनका नाम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा चुमुर। ये चुमुर गांव का नाम है।
जो पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास स्थित एक छोटा और बहुत ऊंचाई वाला गांव है और इसे भारत का पहला मॉडल सीमा गांव, आदर्श सीमावर्ती गांव बनाया जा रहा है। ये काम केंद्र सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसी योजना के तहत ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वरना आप पूछोगे कि यह है क्या। तो ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है सीमा पर बसे दूर दराज के गांव का विकास करना, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और वे गांव छोड़कर शहरों की ओर न आए। इसका जो पहला ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका पहला चरण ये शुरू हुआ था अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव से, और अभी इसका दूसरा चरण शुरू हुआ, दूसरा स्टेज अभी शुरू हुआ फरवरी 2026 में असम के नाथनपुर गांव से। और आपको बता दूं, एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका जो पहला चरण शुरू हुआ था ना, वो कहाँ से शुरू हुआ था? अरुणाचल प्रदेश। ये आपसे प्रश्न पूछा था एग्जाम में। तो चुमुर गांव की अगर हम बात करते हैं, हमने कहा लद्दाख में है, ये 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में मात्र 91 लोग और परिवारों 24 परिवार रहते हैं। आप कह सकते भारत चीन सीमा के बहुत करीब है ये। अब इसी तरह से मैं आपको लद्दाख लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण गांव जो न्यूज में रहे, कुछ विलेजेस, उनकी हम बात करते हैं। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बिहार। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना था, कहाँ पे या कौन सा गांव? गुनेरी गांव। और पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहाँ बनाया जा रहा है? श्योक गांव में। गुजरात का चौथा सौर गांव बना धोरडो गांव, जबकि भारत का पहला जो सौर गांव था वो भी गुजरात में ही था, मोडेरा गांव। और इसी तरह से धोरडो से याद आएगा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने धोरडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जिसे पहले अहमदनगर के नाम से जानते थे लेकिन अब अहिल्यानगर कहते हैं, तो इस अहिल्यानगर जिले का एक सोंदला गांव है, ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया। महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बन गई। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया था यूपी ने। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, मतलब मेरा गांव स्वस्थ गांव नाम से एक नया अभियान भी शुरू किया था महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो गांव से संबंधित ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको कराए। अब लद्दाख भी ले चलते हैं। ये रहा मैप में लद्दाख, आप देख सकते हो। कैपिटल इसकी कारगिल भी होती है, लेह भी होती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना भी नए बन गए। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पितुगस्टर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल, नॉमेडिक फेस्टिवल, जांस्कर फेस्टिवल, हेमिस गोम्पा उत्सव, दोसमोचे उत्सव, ये सब यहाँ मनाया जाता है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये बनेगा लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्योमा में। और अभी नए 5 जिले जो यहाँ पर बने उनके नाम क्या है? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया था? तो लद्दाख में। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन थोन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में ही। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे लद्दाख से। अगला प्रश्न हम देखते। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सऊदी अरब में भारत के राजदूत एम्बेसडर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विपुल को। तो भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक IFS अधिकारी विपुल को अभी सऊदी अरब में भारत का नया एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किया है। अभी वे कतर में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जल्दी सऊदी अरब में चले जाएंगे भारत के राजदूत के रूप में कार्य करने। और अपॉइंटमेंट है, तो आज अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आज मैं आपको सऊदी अरब ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल, यहाँ की किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। और फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब होस्ट करेगा। 2034 के एशियन गेम्स भी यहीं पर होंगे। स्पेस मिशन में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी थी रियाना बरनवी। पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई रियाद में। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 इसको सऊदी अरब के मंसूर अल मंसूर ने जीता था। अब आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न आ जाता है, इस बार का जो ग्लोबल टीचर प्राइज है वो किसने जीता? क्योंकि वो एक भारतीय महिला ने जीता है, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम बताओ। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और वैसे ये होने वाले पहला एडिशन है, ये होने वाले भी अभी कहां पर थे? रियाद सऊदी अरब में ही। लेकिन उधर का जो माहौल गर्मा गर्मी का चल रहा है, तो उसके कारण अब इनको शिफ्ट कर दिया गया, पेरिस फ्रांस में होंगे ये इसी साल अगस्त। और सऊदी अरब के रियाद मेट्रो को गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली दुनिया की सबसे लंबी पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क के तौर पर सर्टिफाई किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बना था सऊदी अरब। और सऊदी अरब में भारतीय हज मिशन को पहली बार 2 प्रतिष्ठित
लव्य तुम अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा था, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मीरा अंद्रीवा ने। ये मीरा अंद्रीवा ये रशिया की है और इसमें मेन सिंगल का जीता था अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जर्मनी से है वो। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, विश्व महासागर दिवस ये हमने मनाया अभी 8 जून को ही। फिर पूछा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य अभी 5 बने हैं, ये सभी हैं ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान पहली बार बना, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे। फिर अगले में पूछा रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ये किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये। फिर पूछा लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क की कैटेगरी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने, जो कहाँ का है, उड़ीसा। फिर आपसे पूछा था कि पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो भारत ने इसको जीत लिया है, यहाँ पे भारत ने जापान को हराया था। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया? तो आंसर होगा नागालैंड ने लगा दिया अभी। और जेपी दास का निधन हो गया, वे किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो आंसर होगा उड़िया भाषा के। फिर पूछा था फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में गोल्ड मेडल स्वर्ण पुरस्कार किस बैंक को मिला? जम्मू कश्मीर बैंक को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था किसे रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमोल पालेकर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।